हेलो दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी में 21 मार्च 2023 की करंट अफेयर के साथ आप सभी का करता हूं स्वागत। चलिए शुरू करेंगे आज की पहली और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ और देखेंगे आज की न्यूज़ में क्या है खास। तो आज की पहली न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। पहली न्यूज़ है, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने जीता है पुरुष युगल का खिताब। तो टेनिस में भारतीय रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन ने कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में इंडियन वेल्स युगल खिताब को जीता है। उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के डच खिलाड़ियों वेस्ले कूलहोफ और नील स्कूप्सी को शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी को हराया है। इन दोनों ने समिट क्लास में पहुंचने के लिए अमेरिकियों जैक सॉक और जॉन इस्नर को हराया हुआ है। तो याद रखिएगा गाइस, आज की पहली न्यूज़ टेनिस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आती हैं, तो याद रखिएगा रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने जीता है पुरुष युगल का खिताब। किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो टेनिस खेल से जुड़े हुए हैं। दोनों का नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी हुई है, कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करें कि पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी हुई है। इसके अलावा कुछ और नाम मैं आपसे लूंगा, ये बताइए परुपल्ली कश्यप ये किस खेल से जुड़े हुए हैं। कमेंट कॉलम में आंसर करें। जितने भी लोग पहली बार लाइव जुड़े हुए हैं सभी लोग लाइक बटन पर प्रेस कर दें, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, आपको चीज़ें समझ में आ रही तो अपने प्यारे प्यारे हार्ट देते जाइए, ठीक है। बढ़ेंगे फिलहाल आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ फिर से स्पोर्ट्स से है। क्या है न्यूज़? पुरुषों और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप शुरू हो गई है 20 मार्च को। तो पुरुषों और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 20 मार्च यानी कल से असम के बक्सा जिले में शुरू हुई है। इसका आयोजन और समापन 23 मार्च 2023 को होगा। इस कार्यक्रम का आयोजन खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा असम खो खो एसोसिएशन और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, पुरुषों और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप की शुरुआत करी गई है। बात यहाँ पर असम राज्य से है। असम राज्य सेवन सिस्टर्स में एक राज्य के रूप में है हमारे देश में। असम में बात करें किसकी सरकार है, तो याद रखिए हिमंता विश्वा शर्मा यहाँ के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं। और अगर बात करें असम के गवर्नर कौन है, तो इनका नाम है गुलाब चंद्र कटारिया, नवनिर्वाचित राज्यपाल हैं। ये सारे पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज़ भी आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी। बढ़ते फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। आज की न्यूज़ में मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। क्या है न्यूज़? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 को जारी किया गया है। क्या है इस इंडेक्स में खास? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में फिनलैंड सबसे ऊपर रहा है। इसके बाद डेनमार्क और आइसलैंड का स्थान रहा है। 3.819 के औसत जीवन मूल्यांकन के साथ भारत कुल राष्ट्रों में 136वें स्थान पर रहा है, यानी भारत कतई हैप्पीनेस में आता ही नहीं है, ठीक है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी करी जाती है। अध्ययन 150 से अधिक विभिन्न देशों में खुशी के सामान्य स्तर का मूल्यांकन करता है। तो 150 से अधिक देशों में जो मूल्यांकन किया गया है, इसमें कुछ पॉइंट आपको याद रखने ही रखने हैं कि टॉप पर रहा है इसमें देश फिनलैंड हर बार की तरीके, नंबर 2 पर डेनमार्क और नंबर 3 पर आइसलैंड, जबकि भारत इस इंडेक्स में 136 नंबर पर रहा है। यानी बहुत ही ज़्यादा भारत में लोग दुखी हैं, यही तो कह सकते हैं ना, क्योंकि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यही बता रही है भारत का स्थान 150 देशों में लगभग 136वें स्थान पर है, यानी बहुत पीछे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 3 देशों की बात आई है, फिनलैंड की बात आई है जिसकी राजधानी का नाम क्या है? हेलसिंकी नाम है। डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है? तो कोपेनहेगन है। आइसलैंड की राजधानी क्या है? ये आप कमेंट कॉलम में बताएंगे और मैं उम्मीद करूंगा आप जरूर कमेंट कॉलम में जाकर आंसर देंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मैंने स्टैटिक जीके के 50+ वीडियोस को किया हुआ है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर सबसे पहला जो वीडियो था वो मैंने इसी से रिलेटेड बनाया था। इंडेक्स कौन सी किस एक संगठन द्वारा जारी करी जाती है, तो जाकर के जरूर देख लें क्योंकि आने वाले एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन उस सीरीज से आ जाए, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है।
तो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन 20 से 27 मार्च 2023 तक मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जा रहा है। विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में 33 देशों के लगभग 325 निशानेबाज और 75 से अधिक तकनीकी अधिकारी भाग ले रहे हैं। यह भारत में आयोजित होने वाला 8वां विश्व कप और नई दिल्ली के बाहर आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग टूर्नामेंट है। यानी कि 8 बार विश्व कप इसका हुआ है शूटिंग का, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली के बाहर आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? तो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंडियन शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन बोलते हैं। तो वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप की शुरुआत करी गई है कहाँ से? तो भोपाल मध्य प्रदेश से करी गई है। मध्य प्रदेश की बात आई है, आपने राजधानी जान ली है। बात करें यहाँ पर कौन है, किसकी सरकार है, तो शिवराज सिंह चौहान की यहाँ पर सरकार है और यहाँ के गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैं इतनी सारी स्ट्रैटेजी के पॉइंट को इसीलिए कवर कराया करता हूँ जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकें। ठीक है गाइस, बात करें मध्य प्रदेश की तो पन्ना नेशनल पार्क, इसके अलावा कुरू नेशनल पार्क, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश में ही पड़ते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल पार्क के नाम कमेंट कॉलम में एक दूसरे को बताएं जिससे एक दूसरे की नॉलेज बढ़ेगी। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, बॉम्बे जयश्री को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और संगीतकार बॉम्बे जयश्री को प्रतिष्ठित संगीत एकेडमी चेन्नई के प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। संगीत कला निधि ने वर्ष 2023 के लिए नृत्य कला निधि, संगीत कला आचार्य TTK और संगीतज्ञ पुरस्कारों के नाम की घोषणा करी है। विजेताओं को 1 और 3 जनवरी 2024 को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो न्यूज़ केवल इसी से इंपॉर्टेंट है कि संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा बॉम्बे जयश्री को। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं फिलहाल आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एक और स्पोर्ट्स से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि इससे तो एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। सर्जियो पेरेज ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। ग्रैंड प्रिक्स क्या होती है? तो फार्मूला 1 कार रेसिंग प्रतियोगिता होती है। तो सर्जियो पेरेज ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है और इसमें दूसरे स्थान पर रहे हैं मैक्स वर्स्टैपेन। तो 2 बार के चैंपियन फर्नांडो अलोंसो अपने एस्टन मार्टिन में तीसरे स्थान पर रहे हैं। इसके बाद मर्सिडीज की जोड़ी जॉर्ज रसेल और लुइस हैमिल्टन इसमें रहे हैं। तो याद रखिएगा, सर्जियो पेरेज ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले ये बताइए, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया है और उम्मीद करूंगा आप कमेंट कॉलम में आंसर देते जाएंगे। मैं सभी के एक एक चैट को देखता हूं। पढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, विकास और परमजीत ने 2024 ओलंपिक और 2023 विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो भारत के 20 किलोमीटर रेस वॉकर विकास सिंह और परमजीत सिंह बिष्ट ने 2024 के पेरिस ओलंपिक के साथ साथ एशियाई चैंपियनशिप के दौरान 2023 विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। विकास और परमजीत ने एशियन 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग चैंपियनशिप के ओपन कैटेगरी पुरुष वर्ग में क्रमशः 1 घंटा 20 मिनट 5 सेकेंड और 1 घंटा 20 मिनट 8 सेकेंड के साथ चीन के कियान हैपेंग से पीछे दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। याद रखिएगा, विकास और परमजीत ये 2 नाम हैं जिन्होंने 2024 ओलंपिक और 2023 विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आपको याद होगा 2020 का ओलंपिक 2021 में खेला गया था। कहाँ पर? तो टोक्यो जापान के अंदर। इसके अलावा क्या आप जानते हैं भारत की स्थिति किस नंबर पर रहा था भारत? चलिए मैं बताता हूँ। भारत 48वें स्थान पर रहा था 1-2 का 4 मेडल देकर, यानी 1 गोल्ड मेडल, 2 रजत मेडल और 4 कांस्य मेडल जीते थे भारत ने। किसने जीता था गोल्ड मेडल? तो हमारे देश की शान बान कहे जाने वाले नीरज चोपड़ा साहब ने। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है और इससे जुड़े स्टैटिक जी के पॉइंट को बहुत ही अच्छे से कवर करना है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ पर जाने से पहले 2024 ओलंपिक के बारे में जान लेते हैं। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू होंगे और 11 अगस्त 2024 तक चलेंगे। इसका मुख्य मेजबान शहर पेरिस फ्रांस होगा। 13 सितंबर 2017 को लीमा पेरू में 131वें IOC सत्र में पेरिस को मेजबान के रूप में चुना गया था और पहली बार पेरिस को पूरी तरह से मेजबान के रूप में चुना गया है। लंदन 1908, 1948 और 2012 के बाद पेरिस 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला दूसरा शहर बन जाएगा। तो याद रखिएगा गाइस, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ओलंपिक से। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ।
अगली न्यूज़ है इंपॉर्टेंट डे से। कौन सा डे है? वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 20 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य मौखिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और व्यक्तियों के मुंह को सुरक्षित रखने के विभिन्न तरीकों के बारे में शिक्षित करने का भी एक प्रयास है, जिनका दैनिक आधार पर पालन किया जाना चाहिए। वर्ष 2021 में वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के लिए 3 साल लंबी थीम लॉन्च करी गई थी, जिसका नाम है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। फिर से देख लीजिए, बी प्राउड ऑफ योर माउथ। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाते हैं? 20 मार्च वाले दिन मनाते हैं। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट डे से जुड़ा हुआ। आपको मैंने पहले ही भी बता रखा है कि प्रसन्नता रिपोर्ट भारत की निकाली गई है और भारत इस समय 136वें स्थान पर रहा है। तो अब यहाँ पर बात करेंगे एक और डे से। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाते हैं। यह दिन हमारे जीवन में खुशी, तंदुरुस्ती और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इस डे की थीम, इसकी थीम है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। 12 जुलाई 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस घोषित किया था। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है? तो अगली न्यूज़ है एनजीटी से, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से। एनजीटी ने केरल में कोच्चि नगर निगम को 100 करोड़ रुपए के पर्यावरणीय मुआवजे का आदेश दिया है। ठोस कचरे को संभालने के लिए विफल रहने के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए इस पर जुर्माना लगाया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल शामिल थे। तो न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा गाइस कि एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कोच्चि नगर निगम पर जुर्माना लगा दिया है। कितने करोड़ का? तो 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बढ़ते हैं फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं। ठीक है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत वर्ष 2010 में एक सांवैधिक निकाय के रूप में करी गई थी। यह पर्यावरणीय मामलों और इसके संबंधित निर्णयों के त्वरित कार्यान्वयन से संबंधित है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद पर्यावरणीय मामलों से निपटने के लिए इस तरह की संस्था स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर बात हम लोगों ने करी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से। बढ़ते फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है 4,445 करोड़ रुपए की लागत से 7 टेक्सटाइल मेगा पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा करी है कि 7 पीएम मित्रा यानी पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। वे तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बनेंगे। पीएम मित्र पार्क का उद्देश्य कपड़ा निर्माण और निर्यात के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि 4,445 करोड़ रुपए की लागत से 7 टेक्सटाइल पार्क यहाँ पर विकसित करे जाएंगे। यहाँ पर जितने भी राज्य आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन सारे राज्यों के गवर्नर कौन है? जाकर कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर करिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है संपन्न रमेश पाक जल डमरू बुद्ध को सबसे तेजी से पार करने वाले पहले भारतीय बने, एक रिकॉर्ड बना दिया है। तो तैराक संपन्न रमेश सेलार को श्रीलंका के जगह है जिसका नाम है तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक एक पाक जल डमरू बुद्ध को अंडर 21 समूह में सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय बने हैं। उन्होंने 29 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 30 मिनट में पूरी करके रिकॉर्ड बनाया है। पिछला रिकॉर्ड था 8 घंटे 26 मिनट का, यानी उससे बहुत ही ज़्यादा आगे आ गया है आज का क्रिकेट। ठीक है, तो न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि संपन्न रमेश पाक जल डमरू बुद्ध को सबसे तेजी से पार करने वाले पहले भारतीय बने हैं। बढ़ते फिलहाल और पाक जल डमरू बुद्ध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। पाक जल डमरू बुद्ध भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के भी स्थित एक जल डमरू मध्य है। यह उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी को, दक्षिण पश्चिम में पाक की खाड़ी को जोड़ता है। जल डमरू मध्य का नाम रॉबर्ट पाल्क के नाम पर रखा गया, जो 1755 से 1763 के बीच मद्रास के गवर्नर थे। रामेश्वरम द्वीप पम्बन पुल के जरिए भारतीय मुख्य भूमि से ही जुड़ा हुआ है। पढ़ते फिलहाल आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ। आखिरी न्यूज़ है, मैंने जैसा कि आपको बताया हुआ है कि बजट जैसा हमारे संविधान में कोई उल्लेख ही नहीं है। हाँ, संविधान का अनुच्छेद 112 है जो वार्षिक वित्तीय विवरण को बताता है। तो न्यूज़ है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2023-24 के लिए 53,413 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया है।
1500 डीजल बसों के प्रतिस्थापन के लिए 1000 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए। 20,000 लड़कियों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद पर 25,000 रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने के लिए भी विकसित किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां तो वैसे ही हैं, जिसमें से एक शिमला है और दूसरी कौन सी है, धर्मशाला। अब यहाँ पर पर्यटन राजधानी भी बनने जा रही है जिसका नाम होगा कांगड़ा। तो ये न्यूज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूँ। तो कैसी लगी क्लास, कमेंट कॉलम में जाकर आंसर जरूर किया करें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने प्यारे प्यारे से हर्ट्स दिया करें। वीडियो में क्या नया ऐड कराना चाहते हो वो आप कमेंट कॉलम में बताया करें। और हाँ, होमवर्क तो जरूर जरूर किया करें। जो भी क्लास के अंतर्गत मैं देता हूँ वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में देने का प्रयास किया करें। ये सोचकर कि आप कमेंट कॉलम में आंसर करेंगे तो हो सकता है काफ़ी सारे ऐसे बच्चे जो मेरे चैनल पर विजिट करेंगे, उनको नहीं आता होगा, तो उनको सही जानकारी मिल जाएगी। तो आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।